चलिए बात करते हैं छत्तीसगढ़ की खास खबरों की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दंतेवाड़ा और कोंडा गांव वासियों को सौगात देंगे। सीएम भूपेश बघेल वर्चुअल माध्यम से करोड़ों की सौगात देंगे, कार्यक्रम में जुड़ेंगे। कोंडा गांव जिले में 196 करोड़ के विकास कार्यों की शुरुआत करेंगे, तो दंतेवाड़ा जिले में 340 करोड़ के विकास कार्यों की शुरुआत करेंगे। हर दिन मुख्यमंत्री प्रदेश के अलग अलग जिलों को सौगातें दे रहे हैं और विकास कार्यों की शुरुआत कर रहे हैं। अलग अलग प्रदेश के जो जिले हैं वहां पर विकास कार्य हो सके, इस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सौगातें देते हुए विकास कार्यों को गति दे रहे हैं। रायपुर से खबर, आज बीजेपी की अहम बैठक होगी। बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री, प्रभारी और सह प्रभारी इस बैठक में शामिल होंगे। शिव प्रकाश, बता दें आपको, शिव प्रकाश, डी पुरंदेश्वरी, नितिन नवीन वर्चुअली शामिल होंगे। सुबह 9 बजे प्रदेश बीजेपी कोर ग्रुप की यह बैठक होगी। दोपहर 12 बजे से प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। बीजेपी कार्यकर्ताओं और परिवारजनों के लिए शोक प्रस्ताव रखा जाएगा। बता दें आपको, प्रथम सत्र में ही राजनीतिक प्रस्ताव भी रखा जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि शांति का एक ही मंत्र है, विकास, विश्वास और सुरक्षा। राज्य सरकार बस्तर अंचल के लोगों को विकास की मुख्य धारा में आगे लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वनवासियों को जल, जंगल और जमीन का हक देने के लिए व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार पट्टों के साथ वन संसाधनों का भी अधिकार दिया जा रहा है। वनवासियों को तेंदुपत्ता सहित लघु वनोपजों का सही मूल्य दिलाने के साथ साथ रोजगार से भी जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले में विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। साथ में प्रदेश के मछली पालन में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए राज्य सरकार विधायकों की निधि में कटौती का फैसला वापस ले चुकी है। दरअसल सरकार ने हर विधायक की निर्धारित 2 करोड़ की निधि में कटौती करने का फैसला लिया था, लेकिन वैक्सीनेशन का बाकी खर्च केंद्र सरकार करेगी। इसलिए राज्य सरकार ने दी जाने वाली विधायक निधि की राशि का 75% वापस करने का फैसला लिया है, जिसके चलते अब 1.5 करोड़ रुपए हर विधायक को मिलेंगे। बता दें कि विधायकों की निधि वापस करवाने की बीजेपी ने मांग की थी, जिसके बाद सरकार ने आंशिक कटौती के बाद राशि वापस को हरी झंडी दे दी है। सभी माननीय विधायकों से चर्चा करने के उपरांत उसमें जो 50 लाख रुपया की राशि होती है जो माननीय प्रभारी मंत्रियों के अनुशंसा से खर्च की जाती है, उसको छोड़ करके विधानसभा क्षेत्र विकास निधि, विधायक निधि के रूप में विधायकों को 1.5 करोड़ रुपया इस वित्तीय वर्ष में खर्च करने के लिए इजाजत दी जाएगी। और शेष जो 50 लाख रुपया है उसको कोविड में कहीं कहीं जो खर्च किया जा चुका है उसमें उसको एडजस्ट किया जाएगा। इस प्रकार से विधायक निधि को फिर से रिलीज करने का निर्णय आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है और 1-2 दिन में ये आदेश जारी हो जाएगा। बीजेपी के सीनियर विधायक ननकीराम कंवर ने सीएम भूपेश बघेल की तारीफ की है। उन्होंने कोरबा में हुए एक कार्यक्रम में ये तक कह दिया कि आप मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री भी बने। ननकीराम कंवर के इस बयान पर अब छत्तीसगढ़ में राजनीति शुरू हो गई। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि राज्य सरकार के विकास कार्यों से बीजेपी के सांसद और विधायक खुश हैं, तभी वो विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास में शामिल हो रहे हैं। इस मामले पर बीजेपी सांसद सुनील सोनी का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि ननकीराम कंवर ने राज्य सरकार के कामकाज पर तंज कसा है। अगर राज्य सरकार इसे तारीफ मानती है तो भगवान ही मालिक है। मैं तो कहता हूं आप मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बन जाइए, मेरी शुभकामना है, लेकिन काम अच्छा किया। पैसे की कोई कमी नहीं छत्तीसगढ़ में, और लगातार जिलों में ये लोकार्पण शिलान्यास जब कार्यक्रम हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद लगातार उसमें उपस्थिति हो रहे हैं और सरकार के सारे कार्यों की खूब प्रशंसा कर रहे हैं। ननकीराम जी ने जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी की सरकार 2.5 साल में सक्षम असफल हुई है, तो उन्होंने एक कटाक्ष किया है, तंज कसा है कि जो है आप मुख्यमंत्री क्या प्रधानमंत्री बनिए। तो ये जो है अगर भूपेश सरकार तारीफ मानती है तो फिर इसका भगवान ही मालिक है।
बिलासपुर में सरकारी जमीन की खरीदी बिक्री को लेकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस और उससे जुड़े लोग सरकारी जमीन को हड़पने का काम कर रहे हैं, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी भूमाफिया से बिलासपुर को मुक्त करने चरणबद्ध तरीकों से विरोध प्रदर्शन करेगी। इधर पूर्व राजस्व मंत्री रह चुके अमर अग्रवाल के बयान को राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने आड़े हाथ लेते हुए कहा कि पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने जो जमीन का खेल खेला है सब जानते हैं। और आज तो पूरा प्रदेश इस बात को समझ चुका है कि पूरे प्रदेश में भूमाफिया आम गरीब आदमी की जमीन, पुराने झगड़ों की जमीन, आम आदमी की जमीन को इधर उधर करके एक भय का वातावरण पैदा किया है और शासकीय जमीन पे कब्जा करने में लगे हुए हैं। और यहाँ अवैध कॉलोनियों का जो निर्माण हो रहा था, अवैध प्लॉटिंग हो रही थी, उसमें भी हमने रोक लगाई थी, आपको मालूम है अच्छे से, और बड़ी कार्रवाई की थी। उतनी बड़ी कार्रवाई तो मेरे ख्याल बिलासपुर में पहले कभी नहीं हुई होगी और इस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप करने का कोई उचित नहीं है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने के बाद अब छत्तीसगढ़ में विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारी होने लगी है। बताया जा रहा है कि विधानसभा का मानसून सत्र 26 जुलाई से शुरू हो सकता है। इस दौरान सदन की कार्यवाही 5 दिनों तक चल सकती है। हालांकि इस संबंध में अभी विधानसभा सचिवालय की तरफ से कोई निर्देश नहीं आया है, लेकिन जल्द ही अधिसूचना जारी हो सकती है। बता दें आपको कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र को 12 दिन पहले ही स्थगित कर दिया गया था। इस दौरान सदन में कई विधायक कोरोना संक्रमित भी पाए गए थे। हालांकि बजट सत्र के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया गया था और इस बार भी कोविड के नियमों का खास ख्याल रखा जाएगा। राजधानी रायपुर को सुशासन में दूसरा स्थान मिला है, वहीं भोपाल को पहला स्थान मिला है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने यह सूची जारी की है। इधर दिल्ली को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। शहरों की शासन रैंकिंग की गुणवत्ता के लिए 5 मापदंडों का उपयोग किया गया था, जिसमें सेवाएं, वित्त, प्रौद्योगिकी, शहरी नियोजन और समग्र शासन। इधर ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के मुताबिक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर 8वें सर्वश्रेष्ठ राजधानी में शामिल है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स पर स्कोर निर्धारित करने के लिए 4 मापदंडों का उपयोग किया गया था: जीवन की गुणवत्ता, आर्थिक क्षमता, स्थिरता और नागरिकों की धारणा। केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, स्मार्ट सिटी का संकल्प है और अनेक शहरों ने अपने हिसाब से बहुत काम किया है। सौभाग्य से छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इन योजनाओं को काफ़ी सपोर्ट दिया जाता है। अंबिकापुर शहर हमारे यहाँ इंदौर से प्रतिस्पर्धा करते हुए लगातार पहले पायदान में रहा और रायपुर जैसे शहर को भी अगर इस तरीके से मार्किंग हो रही है तो ये शहरवासियों के लिए सौभाग्य की बात है। जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और जिस तरीके से सरकार के जो काम हुए हैं, जिस तरीके से एक तालमेल मिला के, जिस तरीके से एक टीम वर्क बन के जो रायपुर शहर में, राजधानी में जो काम हुआ है, उसका ये नतीजा है कि आज हम देश के टॉप 2 पे, टॉप 8 पे हम लोग यहाँ पर विराजमान हैं। रायपुर से खबर, जहां छत्तीसगढ़ का कोरोना हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ है। कोरोना का ग्राफ प्रदेश में कम हो रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 479 नए मरीजों की पहचान हुई है और 9 मरीजों की मौत हुई है। 1000 से ज़्यादा मरीज ठीक हुए हैं, डिस्चार्ज हुए हैं। रायपुर से 24 तो कोरिया से 27 और बीजापुर से 65 नए मरीजों की पहचान हुई है। प्रदेश में यानी छत्तीसगढ़ में इस वक्त कोरोना के 9531 एक्टिव केस हैं। रायपुर से ही खबर, छत्तीसगढ़ में अब कोरोना संक्रमण 1% पर पहुंच गया है। अधिकतर अस्पतालों में कोरोना वार्ड अब खाली हो चुके हैं। दिन भर में कोरोना के 44,844 टेस्ट हुए। बता दें आपको, 24 घंटों में 509 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना संक्रमण काफी काबू हो रहा है और आंकड़ों की बात करें या कोरोना संक्रमण की रफ्तार की बात करें, बहुत तेजी से नीचे की ओर जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। ये बड़ी बात स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बंसल न्यूज से खास बातचीत में कही। टीएस सिंहदेव ने कहा कि राज्य सरकार मौत के आंकड़ों की जांच करवा रही है और
जांच के बाद मौत के आंकड़ों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। उन्होंने कहा कि कॉज ऑफ डेथ न लिखने की वजह से आंकड़ों में अंतर आया है, लेकिन जांच के बाद बड़ी संख्या में नाम जुड़ सकते हैं। कोरोना संक्रमण के मामले छत्तीसगढ़ में लगातार घटे हैं और 1% से भी नीचे ये संक्रमण की दर आई है। मौत के आंकड़ों को लेकर कई सारी चर्चाएं हैं। स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ हैं। सर, मौत के आंकड़ों को लेकर कुछ आप लोगों ने जांच की बात कही थी, क्या उसमें फेरबदल या 19-20 हो सकता है? इसमें बड़ी संख्या में भी जानकारी सामने आ सकती है, अधिक मृत्यु की जानकारी। कारण ये है कि जिला अस्पताल से जब डेली बुलेटिन आता है, मीडिया को डेली जानकारी चाहिए होती है कि हमको अपडेट करिए, और अपनी जानकारी के लिए भी शासन डेली रिपोर्ट बुलाता है। तो जिला अस्पताल से जो हमारे CMHO या जो रिपोर्ट देने वाले हैं, वो जिस रिपोर्ट को भेजते हैं, यदि उन्हें कॉज ऑफ डेथ में कोरोना नहीं अंकित किया है तो यहाँ वो कोरोना अंकित नहीं होता है। जिन व्यक्ति की मृत्यु आपने दर्शाई है कि इनकी मृत्यु हुई, कोरोना की रिपोर्ट के साथ भेजा है, कॉज ऑफ डेथ आपने नहीं लिखा है, कोरोना पॉजिटिव थे कि नहीं जब मृत्यु हुई, ये आपने नहीं लिखा है। तो उसकी तस्दीक करके और कलेक्टर से सर्टिफाई करा के फिर जब रिपोर्ट आती है कि हाँ ये उनको कोरोना था या नहीं उनको कोरोना नहीं था, तो फिर उस हिसाब से उसको चढ़ा देते हैं। और ये पहले भी होता रहा है। शमशान में ये दृश्य मीडिया ने भी दिखाया, और जगह भी बात आती हैं। खास करके दुर्ग से ये बातें लगातार आती रही हैं, पहले भी आई थी, उसकी तस्दीक हुई, जो सही पाया गया वो नाम जोड़े गए थे। अभी भी कुछ दिन पहले दुर्ग से ये बात उठी थी कि शमशान घाट में दर्ज शवों के दाह की संख्या ज़्यादा है और रिपोर्ट जो मृत्यु की प्रकाशित हो रही है वो कम है। यहाँ तक मौत के आंकड़ों की बात है, उसकी जांच चल रही है। वो जल्द सारी आंकड़े, सारे फिगर क्लियर होकर सबके सामने होंगे। कैमरामैन योगेश के साथ अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। रायपुर से ही खबर। JCCJ सुप्रीमो डॉक्टर रेणु जोगी ने पत्र लिखा है स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव को, और कोरोना की तीसरी लहर से बचने की तैयारी को लेकर कुछ सुझाव रेणु जोगी ने दिए हैं। कोरोना की दूसरी लहर से बुरा अनुभव मिला है। रेणु जोगी ने बताया कि तीसरी लहर में पुनरावृत्ति ना हो, लोगों को तड़पते और इलाज के लिए भटकते देखा है। सरकार एहतियात बरते, स्थिति फिर से निर्मित ना हो। बीजापुर से खबर। जवानों ने नक्सल स्मारक को ध्वस्त किया है। छोटे तुंगाली के जंगलों में DRG के जवानों की कार्रवाई देखने को मिली। बस्तर के जंगलों में दर्जनों स्मारक मौजूद है और उन्हें ध्वस्त किया है नक्सलियों ने। बता दें आपको, सर्चिंग पर निकले थे जवान, और यहां पर सर्चिंग पर जब जवान निकले तो जवानों ने सर्चिंग के दौरान ही कार्रवाई की। जवानों ने नक्सल स्मारक को ध्वस्त किया, नक्सलियों की कोशिश को नाकाम किया। सुकमा से खबर, जहां 1 लाख का इनामी सहित 4 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों से विस्फोटक सामग्री भी जवानों ने बरामद की है। बता दें आपको, सर्चिंग के दौरान जवान निकले थे जहां नक्सली हमला हुआ था। सर्चिंग पर 4 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। सर्चिंग के दौरान जिला बल, DRG और STF की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली। कांकेर से खबर, महिला पार्षद ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी के कारण फिलहाल क्या कारण रहा ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 9 की पार्षद थी हेमलता नाग, जिन्होंने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। भानु प्रतापपुर थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। रायपुर से खबर, राजधानी रायपुर में ऑनलाइन फ्रॉड का बड़ा खुलासा हुआ है। यहां गिरोह ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड को हैक कर फ्रॉड की वारदात को अंजाम देते थे, फ्रॉड करते थे। एड्रेस बदलकर अपने एड्रेस में लैपटॉप मंगाते थे, मोबाइल सामान मंगाकर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बाजारों में बेच दिया करते थे। बड़े ही शातिर आरोपी देखने को मिले जो फ्रॉड करते थे, लोगों को ठगने का काम करते थे। लाखों की मोबाइल, लैपटॉप सहित कई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पुलिस ने जब्त किए हैं। पुलिस हिरासत में फिलहाल 5 इस सदस्यों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले इस गिरोह के 5 सदस्य पुलिस की गिरफ्त में आए हैं।
बिलासपुर के सीएमडी महाविद्यालय में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसमें कॉलेज के कंप्यूटर्स, फर्नीचर्स और कीमती सामान जलकर खाक हो गए। आग सुबह 4:30 बजे के करीब लगी है, जिसने कॉलेज के कार्यालय और जूलॉजिकल डिपार्टमेंट को अपनी चपेट में ले लिया। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। कॉलेज के प्रोफेसर का कहना है कि आग से कॉलेज के कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर खाक हो गए। 7:50 पर चौकीदार का फोन प्राचार्य को गया, विभागाध्यक्ष को गया कि महाविद्यालय के प्राणी साज विभाग और इसमें जो कार्यालय है हमारा, इसमें अत्यधिक गोपनीय दस्तावेज जो नेक से संबंधित हैं और महाविद्यालय के अन्य दस्तावेज जो कि अभी आवश्यकता पड़ने पर लगते रहते हैं, तो सभी दस्तावेजों को यहाँ पे रखा गया था और शॉर्ट सर्किट के कारण आप देख पा रहे हैं कि आग लगी हुई है। सर, नुकसान तो पैसा नुकसान नहीं कहेंगे, लेकिन दस्तावेज जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे कॉलेज के, वो सभी क्षतिग्रस्त हो गए, जल गए। ऐसा कांकेर से खबर, हाथियों के दल ने मरदेल में जमकर उत्पात मचाया, फसलों और घरों को नुकसान पहुंचाया, घर में रखे सामान को तहस नहस कर दिया। वन अमला मौके पर पहुंचा है। भानु प्रतापपुर ब्लॉक के मरदेल गांव का ये मामला है। हाथियों के दल ने यहाँ जमकर उत्पात मचाया है और हाथियों के दल के यहाँ पहुंचने से लोग अब दहशत में हैं, लोग डरे हुए हैं। जशपुर में करीब 1 साल से लापता 4 साल की बच्ची का कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने परिजन को मौके पर बुलाकर शव से मिले कपड़े और सामान से उसकी पहचान की। महादेव टिकरा की रहने वाली 4 साल की रुचिका भारद्वाज 24 जून 2020 को रहस्यमयी ढंग से लापता हो गई थी। पत्थल गांव पुलिस को सूचना मिली थी कि तालाब के पास एक बच्ची का कंकाल मिला है। फिलहाल पुलिस ने कंकाल को फॉरेंसिक जांच के लिए भिजवाया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बच्ची दुकान गई थी, वहां से रहस्यमय ढंग से लापता हो गई थी, जिसका शुरुआत में पुलिस एवं हम लोग भी काफ़ी प्रयास कर ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। हम लोग को जूनापारा पत्रापाली में मेरी बेटी का नर कंकाल हमको मिला है। उनके कपड़े को देखकर हम लोग को पहचान हुई है। हम लोग चाहते हैं कि आरोपी को जल्द से जल्द ढूंढ लिया जाए और उनको सजा दी जाए। सूचना पर पुलिस ने आकर तस्दीक किया और तस्दीक के बाद शंका के आधार पर परिजनों रुचिका भारद्वाज के जो पिछले साल बच्ची गुम हुई थी, उसके परिजनों को बुलाकर तस्दीक कराया गया है। बच्ची के माता पिता ने उसके कपड़े को पहचान लिया है और रुचिका भारद्वाज के रूप में उसकी तस्दीक की है। शव को हम पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हम आगे उसका खुलासा कर पाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। बीच बरसात में खुले आसमान के नीचे दिन गुजारना पड़ रहा है। आखिर क्यों अटक रही है योजना, देखिए रिपोर्ट। देश में गरीबों की छत का सपना पूरा करने के लिए 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई। योजना का मकसद आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए सस्ते घर उपलब्ध कराना है, लेकिन जहां भी देखिए ये योजना भी पैसे की कमी का रोना रोती है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में नए और पुराने कुल 10,131 आवास का निर्माण रुका है। वजह वही पैसे का रोना है। फिर जनता चाहे सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटती रहे। पैसा आने का है, अब यही बोल रहे हैं, अब जा रहे हैं दफ्तर में चक्कर काट रहे हैं, बोल रहे हैं ऊपर से अधिकारी की पैसा आएगा आएगा आएगा, आने का है। अब परेशानी तो सीधा जनता को परेशानी हो रही है ना भाई। स्वाभाविक रूप से जिनको जो हितग्राही हैं उनका अगर समय पे पेमेंट आ जाए तो उनका आवास का कार्य सफल हो जाएगा, तत्काल उनका घर बन जाएगा, बेघर को घर मिल जाएगा। साल दर साल बिलासपुर में इस योजना का हाल बुरा होता जा रहा है। साल 2018-19 में पीएम आवास योजना का लक्ष्य 17,672 आवास थे। 16,504 आवास पूरे हुए, 1,168 आवास अधूरे रह गए। वहीं साल 2019-20 का लक्ष्य 5,755 आवास बनाने का था। बने 2,315 आवास, जबकि 3,440 आवास अधूरे रह गए। मौजूदा साल यानी 2020-21 में 6,691 आवास को निर्माण की मंजूरी मिली है, लेकिन पैसा नहीं है तो काम अब तक शुरू नहीं हो सका। पीएम आवास योजना में 75% राशि केंद्र और 25% राशि राज्य सरकार देती है। गरीबों के मकान केंद्र और राज्य की लड़ाई के बीच में झूल रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि केंद्र ने राशि जारी की थी, लेकिन राज्य सरकार ने दूसरे मद में खर्च कर दी। जो लोग मकान अपना तोड़ लिए हैं वो किस्त के इंतजार में परेशान हो रहे हैं। आज इस बारिश के मौसम में उनके लिए रहना मुश्किल हो गया है।
मैं अभी लगातार गाँव में जा रहा हूँ तो प्रधानमंत्री आवास को लेकर लोगों में बड़ा आक्रोश है राज्य सरकार के प्रति कि राज्य सरकार इस महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर गंभीर नहीं है, लोगों के साथ अन्याय कर रही है। बीजेपी का कहना है कि राशि जारी कर दी गई, जबकि कांग्रेस को राशि मिलने का इंतजार है। काम पिछड़ रहा है, कांग्रेस सफाई दे रही है। जिनको आवास की आवश्यकता है उनके लिए तो हमारी सरकार बहुत ही गंभीर है और यदि राशि आएगी तो तुरंत जिला पंचायत जनपद पंचायत के माध्यम से हितग्राही तक पहुंचाई जाएगी। गरीबों के आशियाने पर राजनीति हो रही है। राज्य केंद्र के पाले में गेंद डाल रहा है तो केंद्र राज्य के पाले में मॉनसून सिर पर खड़ा है। गरीब को जरूरत है एक अदद छत की जो सरकारी फाइलों में कहीं अटक गई है। उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर। रायपुर से खबर। बिलासपुर सरगुजा संभाग में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। छत्तीसगढ़ के दूसरे जिलों में भी भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने यात्रियों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के 10 जिलों में बिजली गिरने की भी आशंका है। सरगुजा, जशपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर में भारी बारिश हो सकती है।